हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो कोलरोश लॉ है। क्या है? कोलरोश लॉ। अगर मैं कोलरोश लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोलरोश लॉ से पहले थोड़ा सा हम लास्ट क्लास के बारे में बात कर लें। लास्ट क्लास में हम डिबाय-हैकेल-ओसेंजर इक्वेशन पढ़ी थी और डिबाय-हैकेल-ओसेंजर इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। यस और ये जो इक्वेशन आती है ये लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर आती है। तो ये जो आपका ग्राफ आ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है और उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम मेजर करते हैं तो हम उसे पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और ये जो और उसे मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो तो इट इज़ बेस्ड ओनली प्योरली अजम्पशंस कि हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो सकती है। यस तो ये अजम्पशंस पे है। तो ये लेकिन हम एक नया लॉ पढ़ते हैं जो हमें इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए सूटेबल है, एप्लीकेबल है। तो वो लॉ है आपका कोलरोश लॉ। क्या है बेटा? कोलरोश लॉ। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। It is state that the limiting molar conductivity of any electrolyte is the sum of limiting ionic conductivities of ions with the number of ions present in one unit molar of electrolyte तो क्या स्टेटमेंट है आपका? स्टेटमेंट क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी आयनिक या कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रेजेंट जो आयंस होते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं AX एंड BY आर द इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज्ड होता है किसमें? X molecule A पॉजिटिव एंड Y molecule ऑफ B नेगेटिव में। तो अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लैम्डा नॉट फॉर AX BY तो ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी इन दोनों की सम की, यानी X ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ A पॉजिटिव एंड Y ऑफ लैम्डा ऑफ B नेगेटिव, यानी इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके सम के इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की उसमें प्रेजेंट्स आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। तो इसी के बेस पर हम क्या कर देते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। अब आप देखो डिबाय-हैकेल-ओसेंजर इक्वेशन से तो हम मेजर कर नहीं सकते क्योंकि वो तो ग्राफ प्लॉट करता ही नहीं वहां तक। लैम्डा नॉट एम, तो लैम्डा नॉट एम मेजर करने के लिए हम बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं कोलरोश लॉ की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोश लॉ। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज्ड फॉर calculating the molar conductivities of weak electrolytes.
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH को इजीली मेजर कर सकता है। इट इज विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसे बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो हमने कहा कि लैम्डा ये आयंस में जो आयंस होंगे, आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की संख्या इक्वल होगा। अब मैं CH3COOH का एग्जांपल ले रहे हैं हम, CH3COOH जब ये आयनाइज्ड होगा तो CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में आयनाइज्ड होगा, जो वापस से रिएक्शन करके CH3COOH भी बनाते हैं। अगर केस ये रहता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन दे रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन देने का मतलब है वहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल होने की वजह से हम उसकी लैम्डा नॉट m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लैम्डा नॉट m की वैल्यू निकालने के लिए उसका कंप्लीटली आयनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ, अगर मैं लैम्डा नॉट फॉर CH3COO नेगेटिव निकालना चाहता हूँ तो COOH निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं अलग अलग आयंस से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इसके निकालने के लिए मुझे एक इस तरह के साल्ट्स चाहिएंगे जिनमें ये दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं इसके लिए चाहूँ तो चलो लेते हैं कि भाई हमें CH3COK ले लिया और आपका HCl ले लिया और KCl ले लिया। तो ये तीनों की मोलर कंडक्टिविटी, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। कैसे भाई? मुझे पता है कि जब लैम्डा नॉट CH3COK की जो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COK किसके इक्वल होगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ K पॉजिटिव। यस, इन दोनों के आयंस के इक्वल होगा। या फिर लैम्डा नॉट ऑफ HCl किसके इक्वल होगा, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ KCl किसके इक्वल होगा, तो लैम्डा नॉट ऑफ K पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को इन्हें इक्वेशन मान लूं, इन तीनों को मान लेते हैं अगर हम, और इन तीनों को इक्वल रखते हैं, इन तीनों को अगर इस तरीके से अरेंज करें कि अगर हम देखते हैं तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH विल बी इक्वल्स टू, तो मैं अगर इन दोनों को सम करके इसमें से घटा दूं, कैसे भाई? ऐसे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव एंड माइनस लैम्डा नॉट ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो ये माइनस है और ये भी माइनस ही हो जाएगा। दोनों को घटाना है ना, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये K से और HCl Cl से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो इसके इक्वल बचेगा कि लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं इससे निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे CH3COO की H की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए CH3COO के HCl और KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज पता होनी चाहिए। तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि भाई लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOK प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl
माइनस लैम्डा नॉट ऑफ KCl, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी जोड़कर उसमें से ये घटा दो तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल सकते हो, किससे? कोलरोच लॉ अप्लाइड करके। क्लियर है बेटा? चलिए अब एक और बात आपको बता दूं, सेकंड एप्लीकेशन क्या है। इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, it is used for the calculation of degree of dissociation। किसके लिए यूज किया जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कैलकुलेशन करने के लिए भी करता है। मान लो लैम्डा m क्या है? इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, एट कंसंट्रेशन C। एंड लैम्डा नॉट m क्या है? इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, क्लियर है भाई? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों पता है तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इजीली मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, वो क्या है बेटा? इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। इट इज यूज्ड फॉर द calculation of solubility of sparingly soluble salts। जो स्पेरिंगली सोल्यूबल यानी कोई बहुत सारे साल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में कम डिसॉल्व होते हैं, यानी माइनर से डिसॉल्व होते हैं और बाकी वो सॉलिड ही रहते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स बोलते हैं, यानी ऐसे साल्ट बहुत ही कम अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो उनके लिए जब हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो क्या रहता है? देखो हमें पता है कि लैम्डा m विल बी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लेकिन अगर मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी हमारी कंसंट्रेशन है जो सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा m। अगर m यानी मोलैरिटी कंसंट्रेशन को मैं सॉल्युबिलिटी से रिप्रेजेंट करूं तो solubility of salts will be equals to kappa into 1000 upon lambda m, या फिर कहिए लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m क्यों लिया है हमने बेटा? लैम्डा नॉट m क्यों लिया है? क्योंकि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व इन द वाटर, जो उसे इनफाइनाइट डाइल्यूट बनाता है या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब कभी भी हम साल्ट्स के लिए लेंगे तो हम क्या लेते हैं? लैम्डा m की जगह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m लेते हैं। तो दीज आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोच लॉ। तो आपको पता चल गया होगा कि कोलरोच लॉ की 3 एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। एक तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, और आपका लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए। तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।